नमस्कार। आज की हमारी इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस सेशन की साइंस की ये फर्स्ट क्लास है और इस फर्स्ट क्लास में हम फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं देख रही थी कि टाइम होने से पहले ही बच्चे जुड़ना शुरू हो गए थे। बहुत अच्छा लगा देख के, बच्चों में पढ़ने की इतनी जिज्ञासा है, तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं उन सभी टीचर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने ये लिंक शेयर किया बच्चों के साथ और वो मोटिवेट कर रहे हैं आप जैसे बच्चों को कि आप क्लासेस ज्वाइन करें। इसी के साथ साथ SCRT का और SCRT के साथ अवंती फेलोज, उनकी टीम का, स्पेशली मोनिका मैम, निधा मैम, इनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आज मौका दिया है ये क्लास लेने के लिए। और आप लोगों की तरफ से भी उनको धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि स्कूल के बाद भी आप लोगों के डाउट्स का, आप लोगों की पढ़ाई का ध्यान रखा जा रहा है। तो बहुत अच्छा, आप लोग भी उतना ही मुझे उत्साहित दिख रहे हो जितना कि मैं उत्साहित हूँ ये क्लास लेने के लिए। शाम को इस टाइम जुड़ना ये दिखाता है कि आप कितने डेडिकेटेड हैं अपनी पढ़ाई के लिए। तो और भी अपने साथियों को बोलिए जल्दी से जुड़ जाएंगे तो हम 2 मिनट में अपनी क्लास शुरू करेंगे। तो सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार। जब तक हम थोड़े से रूल्स देख लेते हैं क्लास के। देखिए, आप लोग शाम को अपनी पढ़ाई के लिए जुड़े हैं, मतलब आप पढ़ाई करना चाहते हैं, तो चैट बॉक्स का पूरा इस्तेमाल करेंगे, पूरा इंटरेक्टिव रहेंगे सेशन में और चैट बॉक्स का इस्तेमाल आंसर्स देने के लिए, डाउट पूछने के लिए ही करेंगे। अपने ध्यान को भटकाएंगे नहीं। जो 1 घंटा हम निकाल रहे हैं उसका पूरा पूरा फायदा उठाएंगे अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए, अपने कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। दो मिनट और वेट करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण यह आपका साइंस का फर्स्ट चैप्टर है। तो इस चैप्टर के इस वीडियो में, वैसे ये एक रिवीजन वीडियो है, रिवीजन क्लास है। इससे पहले हमने 3 पार्ट्स में चैप्टर को कवर किया था। सबसे पहले हम इस क्लास में देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, फिर उन्हें हम कैसे समीकरण के रूप में हम कैसे अभिक्रियाओं को लिखते हैं, और फिर ये जो समीकरण हमने लिखे वो संतुलित हैं या असंतुलित हैं, और असंतुलित हैं तो उनको कैसे संतुलित करना है वो हम चर्चा करेंगे। समीकरण को संतुलित करेंगे। इसके बाद विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं की चर्चा करेंगे, उदाहरण देखेंगे उनके। इसके बाद ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के बारे में जानेंगे, और अंत में संक्षारण और विकृत गंधिता, जो कि इन्हीं अभिक्रियाओं का ही एक एप्लीकेशन है, इनको डिस्कस करेंगे। तो ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे हमारे। तो रासायनिक अभिक्रिया डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि परिवर्तन क्या होता है। हमारे आसपास हम देखते हैं कि बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं। कहीं पे हमने बर्फ को रख दिया खुले में तो वो पिघल जाती है ना। इसके अलावा हम पानी को उबालते हैं, उसमें भी परिवर्तन हो रहा है।
जो वस्तु है हमारी लिक्विड से गैस में बदल रही है, तरल से गैसीय अवस्था में जा रही है। फल अगर हमने रख दिए तो वो कई बार सड़ जाते हैं। हम अपना भोजन हम पचाते हैं, हमारा भोजन पचता है, हम किसी चीज को जलाते हैं, ये सब परिवर्तन है। अब ये जो परिवर्तन है ये दो प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक मतलब फिजिकल चेंज और रासायनिक मतलब केमिकल चेंज। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तनों में क्या होता है, केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन आता है, जैसे रंग बदल जाएगा, वस्तु की अवस्था बदल जाएगी, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाएगी, या लिक्विड से गैस में चेंज हो जाएगी, या गैस से फिर से सॉलिड में चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से भौतिक गुणों में ही परिवर्तन आएगा केवल। हाँ, फ्रूट क्यों सड़ते हैं ये हम डिस्कस करेंगे बेटा आगे। तो जब फ्रूट सड़ते हैं तो क्या हम उसको दोबारा से ताजा बना सकते हैं? सड़े हुए फ्रूट को नहीं बना सकते, क्योंकि उसने आसपास से अभिक्रिया कर ली और एक नया पदार्थ बना लिया। यहां पर जब नया पदार्थ बनता है, देखो रासायनिक अभिक्रिया में नया पदार्थ बनता है, तो नया पदार्थ बन गया यहां पर, तो यह अपने आप से दोबारा से ताजा नहीं हो जाएगा। ऐसे ही अगर हमने किसी चीज को जला दिया, लकड़ी को जला दिया, तो उसके राख से हम दोबारा से लकड़ी नहीं मिलेगी, हमें एक नया पदार्थ मिला लकड़ी के जलने पर, जो कि लकड़ी नहीं था, है ना, तो नया पदार्थ बनता है। तो इस प्रकार के परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ बनता है उन्हें हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। इसमें अभिक्रिया होती है, फ्रूट सड़ जाता है, फ्रूट ने ऑक्सीडेशन कर ली, आसपास की ऑक्सीजन के साथ उसने अभिक्रिया कर ली, इसलिए वो सड़ता है। इसको हम आगे पढ़ेंगे भी विकृत गंधिता वाले टॉपिक में, ठीक है। तो ये दो प्रकार के परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तनों में तो अगर हमने किसी चीज को उबाल दिया, पानी को उबाल दिया, उससे हमें गैस मिल गई, तो हम गैस को दोबारा से कंडेंस कर सकते हैं और लिक्विड में बदल सकते हैं, है ना। कोई चीज पिघल गई तो उसको दोबारा से फ्रीजर में रख दो, वो दोबारा से हम उसको वापस से ठोस में, सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये फिजिकल चेंजेस हैं, और केमिकल चेंजेस में नया पदार्थ बनता है, ठीक है। इसके बेसिस पे हमने प्लायो में क्वेश्चन भी पूछा था, बच्चों ने काफी अच्छे आंसर्स किए थे। अब यहां पर आप भी आंसर देंगे, आपको टाइम मिलेगा, आप चैट बॉक्स में ऑप्शन लिख देंगे, ठीक है। जो सही ऑप्शन लिखेगा उसके लिए मेरी तरफ से क्लैपिंग होगी। तो पहला क्वेश्चन यही है कि इनमें से भौतिक परिवर्तन कौन सा है? लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काटना, लकड़ी को हमने टुकड़ों में काट दिया। दूसरा, फलों का पकना। तीसरा, पत्तियों से खाद का निर्माण होना। और चौथा, अम्ल और क्षार से नमक बनना। तो इन सब में कौन सा भौतिक परिवर्तन है? आप ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से जल्दी से चैट बॉक्स में लिखेंगे। जितना ज्यादा आप आंसर्स करेंगे उतने ज्यादा आपको कंसेप्ट्स क्लियर होंगे और क्लास में उतना ही मजा आएगा आपको। क्लास में इंटरेक्टिव बने रहते हैं तो क्लास में हम क्लास से जुड़ जाते हैं और मजा आता है। हाँ जी, ए ऑप्शन, वेरी गुड वेरी गुड। अभी तक सबने ए ऑप्शन दिया है, हर्ष ने सी ऑप्शन दिया है आंसर, ठीक है। ए ऑप्शन, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए आंसर देखते हैं अब हम इसका। हाँ जी, ये एरो आ गया ए ऑप्शन पे, तो ये सही आंसर है। जिन्होंने भी सही आंसर दिया था उन सब के लिए मेरी तरफ से क्लैपिंग, इट वाज ऑसम। तो इस प्रकार से रासायनिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। आपके प्लायो में एक क्वेश्चन पूछा था कि अंगूर जब पेड़ से लगे हुए होते हैं तब तो उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन जब हम उसे पेड़ से तोड़ लेते हैं तो उसमें फर्मेंटेशन हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? पेड़ से जब तोड़ लेंगे उसको तो वो अलग हो गया, अब उसमें इम्यून सिस्टम नहीं बचा, पेड़ से जुड़ा हुआ था तो उसका इम्यून सिस्टम काम कर रहा था। अलग होते ही उसमें क्या होगा? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेगा वो, और उसकी क्या हो जाएगी? फर्मेंटेशन हो जाएगी, ठीक है। तो अंगूर का फर्मेंट होना वो भी एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है, क्योंकि अगर फर्मेंट हो गया तो उसको हम दोबारा अंगूर नहीं बना सकते, ठीक है। अब ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। अगले कंसेप्ट पे बढ़ते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन हमने देखा। अब रासायनिक परिवर्तन को, कोई भी रासायनिक परिवर्तन, कोई भी क्रिया जिसमें रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, उसे हम सिंपली रासायनिक अभिक्रिया कह देते हैं,
कि कोई भी रासायनिक परिवर्तन, जैसे किसी चीज का जलना एक रासायनिक अभिक्रिया है ना। और क्या था, जैसे अंगूर का फर्मेंटेशन, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। इसके अलावा जंग लगना, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, अब इन रासायनिक अभिक्रियाओं को हम आसान तरीके से भी लिख सकते हैं। और कैसे लिख सकते हैं? रासायनिक समीकरण के रूप में। रासायनिक अभिक्रियाओं को आसान तरीके से हम समीकरण मतलब इक्वेशन के रूप में लिख सकते हैं। चलिए देखिए कैसे लिख सकते हैं। ये पिक्चर आपको दिख रही है, इसमें एक ये मैग्नीशियम रिबन है, इसको हम फ्लेम में जला रहे हैं। तो मैग्नीशियम रिबन को जब हम जलाते हैं तो क्या होता है, एक सफेद रंग का पाउडर मिलता है। ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं आसान शब्दों में? ऐसे लिख सकते हैं, मैग्नीशियम जमा ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्योंकि जब मैग्नीशियम जला तो उसने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करी और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो ये रासायनिक अभिक्रिया के रूप में मैंने लिख दिया, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स, ये एरो का साइन है, ये दिखाता है कि ये दोनों अभिक्रिया कर रहे हैं और ये हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है। तो जो चीजें अभिक्रिया करती हैं, जो पदार्थ आपस में मिलते हैं, वो कहलाते हैं अभिकारक, यानी कि रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो इस अभिक्रिया में लेफ्ट हैंड साइड पे है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, तो ये दोनों अभिकारक हैं। और उत्पाद जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है, जैसे मैग्नीशियम जब जला तो सफेद रंग का एक पाउडर मिला जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड था। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा उत्पाद है, यानी कि प्रोडक्ट है, और ये हमेशा एरो के राइट हैंड साइड पर होता है। अभिकारक रिएक्टेंट्स जो कि रिएक्ट कर रहे हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पर, उत्पाद प्रोडक्ट्स जो कि बन रहे हैं वो है राइट साइड पर। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप चैट बॉक्स में पूरी तरीके से एक्टिव हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो अब आपका देखते हैं, चेक कर लेते हैं कि कितना समझ में आ रहा है। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, इसमें आपको इस अभिक्रिया में Na प्लस Cl2 से हमें मिलता है NaCl। इसमें आपको अभिकारक और उत्पाद को पहचानना है, इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को पहचानना है। तो जल्दी से आंसर देंगे। ए ऑप्शन है रिएक्टेंट्स में NaCl, प्रोडक्ट्स में Na और Cl2। बी ऑप्शन है Na और Cl2 रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स में 2NaCl। इसमें आप सारे ऑप्शंस को मत देखें, ट्रिक ये है कि आपको नॉलेज है तो आप सीधा रिएक्टेंट्स देखो और प्रोडक्ट्स देखो, देखो कौन से ऑप्शन मैच हो रहा है। ठीक है, जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर कीजिए, A, B, C, D। वेरी गुड, मोहित ने बी आंसर किया, आरुषि बी, उमंग ए, अमन बी, किरण ए, अमन बी, तनिषा बी, राधिका बी। गुड गुड। कई बच्चों के नाम ऐसे पढ़ते पढ़ते छूट भी जाते हैं क्योंकि आप बहुत फास्ट रिस्पॉन्स कर रहे हो, तो इसलिए सभी का नाम लेना पॉसिबल नहीं होगा, निराश मत होइएगा। सभी के नाम मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, अब हम आंसर बताते हैं। जिनका भी आंसर करेक्ट है उनके लिए मेरे पास क्लैपिंग है। ठीक है, तो आंसर देखते हैं। हाँ जी, तो आंसर इज बी। देखिए मैंने बताया था कि रिएक्टेंट्स जो हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड पर है Na और यहां से Cl2। तो कौन से ऑप्शन में रिएक्टेंट्स में Na और Cl2 दे रखा है? यहां दे रखा है Na और Cl2। तो आगे प्रोडक्ट्स पे बढ़ने की जरूरत ही नहीं थी वैसे तो, लेकिन देखो राइट हैंड साइड पे हमेशा प्रोडक्ट्स होते हैं और वो NaCl है, तो बी ऑप्शन में प्रोडक्ट्स पर NaCl है, तो बी इज द राइट आंसर। और जिन भी बच्चों ने बी आंसर दिया है उनके लिए क्लैपिंग। नेक्स्ट टाइम चॉकलेट टॉफी का इंतजाम करेंगे। ठीक है, आज क्लैपिंग से काम चलाएंगे। राइट आंसर इज बी। उमंग, राइट आंसर इज बी, वेरी गुड। जिन्होंने गलत भी आंसर दिया है वो भी एटलीस्ट उन्होंने ट्राई किया है, तो क्लैपिंग उनके लिए भी बनती है। ट्राई तो किया है, ट्राई करना इज मोर इंपॉर्टेंट। उसके बाद गलत और सही तो बात की बात है, पहले ट्राई तो करें। कई बच्चे क्वेश्चन देखते ही नहीं है, पढ़ते ही नहीं है, या पढ़ के ही डर जाते हैं, आंसर ही नहीं करते। तो उस सिचुएशन से हमें आगे बढ़ना है, क्वेश्चन को पढ़ना है और आंसर भी करना है। ठीक है, चलिए अगले कंसेप्ट पर बढ़ते हैं।
हाँ जी, तो अब ये हमारी अभिक्रिया है। मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करी और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। इसको मैं और ज्यादा सिंपल कैसे कर सकती हूँ? देखो मैंने यहाँ पे अब मैग्नीशियम की जगह मैग्नीशियम का सिंबल लिख दिया है ना, और ऑक्सीजन की जगह ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2 लिख दिया, और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था प्रोडक्ट में, मैग्नीशियम ऑक्साइड की जगह अब उसका फॉर्मूला लग दिया। अब मैंने इस इक्वेशन को और शॉर्ट कर दिया कहने का मतलब। और इसके अलावा आप देख रहे होंगे कि ब्रैकेट में भी मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, Mg के ब्रैकेट में S लिखा है, O2 के ब्रैकेट में G लिखा है। क्या मतलब है इसका? मतलब Mg जो था वो सॉलिड था, Mg मैग्नीशियम का रिबन था ना, ठोस अवस्था में था। ऑक्सीजन गैस थी तो इसलिए G लिख दिया, और मैग्नीशियम ऑक्साइड भी हमें पाउडर मिला था जो कि ठोस अवस्था यानी सॉलिड होता है, तो इसके ब्रैकेट में भी S लिख दिया। तो मतलब समीकरण से हमें और भी अधिक जानकारी मिल सकती है। हम ब्रैकेट में अगर ये अवस्था लिख रहे हैं तो हमें अवस्था पता लग गई। इसके अलावा इस एरो के ऊपर हम टेम्परेचर भी लिख सकते हैं कि कितने टेम्परेचर, सपोज 100 डिग्री सेल्सियस पे ये रिएक्शन हुई, तो ये और ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो गई। और आप देखोगे जब हम इन अभिक्रियाओं को संतुलित करेंगे तो हमें यह भी आइडिया हो जाएगा कि कितने मोल मैग्नीशियम ने रिएक्शन की थी, कितने मोल ऑक्सीजन के साथ, और कितने मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला था, है ना। तो इसका मतलब इसी समीकरण से, इसी इक्वेशन से हमें अपने रिएक्टेंट्स भी पता लग गए, कौन कौन रिएक्टेंट हैं और कौन कौन प्रोडक्ट हैं ये भी पता लग गए, कितने टेम्परेचर पे, मतलब कंडीशन पता लग गई रिएक्शन की। इसके अलावा कितने मोल रिएक्ट हुए आपस में और कितने बने ये भी पता लग गया। क्या रंग भी पता लग रहा है इसमें हमें? इस समीकरण से, इस समीकरण से हमें उत्पाद का या फिर हमारे रिएक्टेंट्स का रंग नहीं पता लग रहा, वो हम नीचे अलग से लिखेंगे, मेंशन करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का एक क्वेश्चन था कि क्या क्या पता लगता है रासायनिक समीकरण से, तो रंग का पता नहीं लगता। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि इस अभिक्रिया में परमाणुओं की संख्या कितनी है। अब पहले देखेंगे कि इसमें कौन कौन से परमाणु हैं। यहां देखिए Mg है और O है, तो हमने ये टेबल बनाया, परमाणु यहां पर Mg और यहां पर O। अब देखेंगे LHS पर, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, मानी मतलब रिएक्टेंट्स की साइड, अभिकारकों की साइड, कितने Mg हैं? देखो एक ही Mg है, यहां देखो आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, मतलब एक Mg है। और ऑक्सीजन देखो कितनी है, यहां लिखा है 2 लिखा है O के आगे, तो ऑक्सीजन कितनी है? 2। तो Mg एक LHS पे और ऑक्सीजन 2 LHS पे, लेफ्ट हैंड साइड पे, मतलब हमारे अभिकारकों की साइड पे। अब RHS मतलब राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे ये MgO है, देखो Mg भी एक है यहाँ पे और O भी एक है, तो Mg भी एक और O भी एक। ठीक है, अब आप देखो LHS और RHS पे Mg तो एक जैसे हैं, बराबर हैं, लेकिन O LHS पे 2 है और RHS पे 1 है। तो इस प्रकार का जो समीकरण है जिसमें LHS और RHS पर परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती, LHS is not equal to RHS, तो इस प्रकार के समीकरण जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती, उन्हें हम क्या कहते हैं? असंतुलित, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये इक्वेशन, ये समीकरण अनबैलेंस्ड है, संतुलित नहीं है। ठीक है, समझ में आया? अब हम आगे देखते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण कैसे दिखते हैं। ये एक उदाहरण लिया हमने, कार्बन जमा ऑक्सीजन से मिला कार्बन डाइऑक्साइड। अब संतुलित है या नहीं है, इसके लिए फिर से ये टेबल बनाएंगे। परमाणु कौन कौन से हैं हमारे पास? कार्बन, यहां लिख दिया कार्बन, और ऑक्सीजन, तो हमने यहां लिख दिया ऑक्सीजन, ये परमाणु है। LHS पे देखो, यहां पर एक ही कार्बन है, एक कार्बन। यहां देखो LHS पर ऑक्सीजन कितने हैं, यहां 2 दिख रहे हैं, तो यहां 2 लिख दिया। अब RHS पे देखो कितने कार्बन है, एक लिख दिया। ऑक्सीजन कितने हैं? 2, तो यहां 2 लिख दिया। तो अब देखो LHS और RHS पे कार्बन दोनों तरफ एक हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन दोनों तरफ 2 हैं, तो मतलब LHS पे और RHS पे परमाणुओं की संख्या कितनी है? बराबर है।
तो वो समीकरण जिसमें दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर होती है उन्हें हम संतुलित रासायनिक समीकरण यानी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, समझ में आया संतुलित क्या होता है, असंतुलित क्या होता है? चलो टेस्ट कर लें। हाँ जी, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से संतुलित रासायनिक अभिक्रिया को पहचाने, इनमें से कौन सी संतुलित है? देखेंगे दोनों तरफ बराबर है अगर परमाणुओं की संख्या तो संतुलित है, बराबर नहीं है तो असंतुलित है। जल्दी से ऑप्शन ए बी सी डी में से सही ऑप्शन दे दीजिए। क्लैपिंग चाहिए तो नेक्स्ट टाइम हम चॉकलेट तैयार रखेंगे, चिंता मत करो, इस बार क्लैपिंग से काम चलाओ, है ना। तो ऑप्शन ए H2 प्लस Cl2 2HCl, देखेंगे दोनों तरफ संख्या बराबर है या नहीं है। बी में देखेंगे, सी में देखेंगे, इसी तरीके से डी में देखेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत फास्ट रिप्लाई दे रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हर्ष, विक्रांत, अमन, सुनील, हंसराज, प्रेरणा, अमन, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे। देखें आंसर। हाँ जी, तो आंसर इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में देखो H और Cl, ये दो परमाणु है। LHS पे 2H और 2Cl, RHS पे 2H, क्योंकि इसके आगे देखो 2 लगा हुआ है ना, तो 2H और 2 ही Cl, क्योंकि पूरे HCl के आगे 2 लगा हुआ है, मतलब H भी 2 और Cl भी 2, दोनों तरफ बराबर है, LHS RHS के बराबर। इसका मतलब ये अभिक्रिया संतुलित है। ठीक है, यहां देखिए इसमें 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 1 हाइड्रोजन है, तो बी संतुलित नहीं है। एल्यूमिनियम यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो ये भी संतुलित नहीं है। क्लोरीन यहाँ पे 6 है, 3 गुना 2 देखो, और यहाँ पे 3 ही है, तो ये भी संतुलित नहीं है। तो ए ऑप्शन वाले बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत सही आंसर। क्लैपिंग फिर से, वेरी गुड। अब इन रासायनिक समीकरणों को हम संतुलित कैसे करें? चलो ये तो संतुलित था, है ना, तो संतुलित करने से हमें और अच्छी जानकारी मिल जाती है कि कितने वास्तव में कितने मोल रिएक्टेंट्स ने आपस में रिएक्ट किया और कितने मोल प्रोडक्ट बने हैं, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वही टेबल बनाएंगे दोबारा से। ये टेबल हमने बनाया, ठीक है, हैंडराइटिंग पे ध्यान मत देना, भावनाओं पे ध्यान देना। Na सोडियम, फिर हाइड्रोजन और फिर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन टेबल के नीचे रह गया, इसको टेबल के अंदर ले लेते हैं। यहां पे लेफ्ट हैंड साइड के लिए केवल L लिख रही हूं मैं, राइट हैंड साइड के लिए R लिख दिया। तो LHS पे कितने सोडियम है? 1। हाइड्रोजन कितने हैं? 2। ऑक्सीजन कितने हैं? 1। करते रहेंगे साथ साथ, अपनी नोटबुक में साथ साथ करते रहो। सोडियम 1 RHS पे, ऑक्सीजन हाइड्रोजन 1 और ऑक्सीजन 1। अब देखो बराबर नहीं है, बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां 2 है, यहां भी 2 करना पड़ेगा हमें, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मैंने यहां 2 से मल्टीप्लाई किया H को RHS पे, 2 से जब मल्टीप्लाई किया, मैं यहां नहीं लिख सकती, यहां पे मैं नहीं लिख सकती 2, मुझे इसके आगे लिखना पड़ेगा। पूरे इस कंपाउंड के आगे लिखा जाता है नंबर, ठीक है, तो इसके आगे मैंने 2 लिख दिया। ठीक है, तो जब मैंने इसके आगे 2 लिखा तो सोडियम भी 2 हो गए। अब ये सोडियम भी 2 हो गए मेरे पास, और ऑक्सीजन भी 2 हो गए, और हाइड्रोजन भी 2 हो गए। तो अब ये हाइड्रोजन तो 2 2 हो गए, सोडियम अब यहाँ 1 हो गया। तो LHS पे 2 करना है इसको, कैसे करूं? LHS पे Na कहाँ है, इसके आगे 2 लिख देती हूं। अब ऑक्सीजन रह गया, ऑक्सीजन कहाँ है?
ये रहा। तो ऑक्सीजन को 2 करना है तो इसके आगे 2 कैसे लिखें, इसके आगे यहां 2 लिख दिया। जब यहां 2 लिखा तो मेरे हाइड्रोजन भी तो 2 गुना 2 4 हो गए, हाइड्रोजन भी 2 गुना 2 4 हो गए, है ना। तो वैसे ये अभिक्रिया क्या थी, इसमें प्लस में H2 आता है हाइड्रोजन, ठीक है। एक मिनट, तो ये अभिक्रिया हमने अधूरी ही लिखी हुई थी, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ये H2, तो हाइड्रोजन ऑलरेडी अब यहां पे 2 + 2 4 ही है, ठीक है। तो अब देखो दोनों तरफ चीजें बराबर हो गई, बिल्कुल बराबर हो गई हैं, ठीक है। तो ये हमारा समीकरण संतुलित हो गया है। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो इसमें थोड़ा सा डाउट बन गया हमारा कि ये इक्वेशन ही हमने इनकम्प्लीट लिखी थी। ये एक इक्वेशन ले लेते हैं, इसमें हमारे पास है Al और O। LHS पर Al कितने हैं 1, O कितने हैं 2, RHS पर Al कितने हैं 2 और O कितने हैं 3, ठीक है। तो इसको बराबर करने के लिए यहां 3 से कर देते हैं और यहां 2 से कर देते हैं। यहां 3 से यहां 2 से का क्या मतलब है, ऑक्सीजन के आगे 3 लगाना पड़ेगा LHS पे, क्योंकि LHS पे हमने 3 से गुना किया है, और RHS पे इसके आगे 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। जब इसके आगे 2 लगाया तो एल्यूमिनियम के आगे भी 2 लग गया, तो अब ये 4 हो गए, ये तो बराबर हो गए। एल्यूमिनियम को बराबर करने के लिए यहां गुना 4 करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसके आगे 4 लगा देंगे, ठीक है। तो अब दोनों तरफ एल्यूमिनियम 4 4 हो गए, ऑक्सीजन 6 6 हो गए। तो इस तरीके से हमारी अभिक्रिया जो है वो बैलेंस हो गई है, ठीक है। कई बच्चों को आता है, लेकिन कई बच्चों को इसमें डाउट भी होता है बहुत ज्यादा। तो इसलिए ये डाउट कैसे खत्म हो सकता है, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे इनकी उतना ज्यादा समझ में आएगा। एक बार फिर से हाँ मैं बता देती हूँ आपको, ठीक है। एक अलग शीट पे एक और ले लेते हैं क्वेश्चन। जैसे कि सपोज आपके पास है H2 + O2 से हमें मिला H2O, ठीक है। तो क्वेश्चन में मानो पूछा है कि हमें कितने हाइड्रोजन के मोल लेने पड़ेंगे। यहां डैश लगा दिया, यहां ये बॉक्स बना दिया, इस बॉक्स में मैं कितने हाइड्रोजन क्या नंबर भरूं कि ये अभिक्रिया संतुलित हो जाए। तो इसको फिर से बैलेंस करना पड़ेगा। इसके लिए जो बच्चे कह रहे हैं दोबारा समझेंगे वो एक बार बिल्कुल ध्यान से देख लें। हम टेबल बनाएंगे, H लिखेंगे, O लिखेंगे, यहाँ LHS लिखेंगे, यहाँ RHS लिखेंगे। टेबल की फॉर्म में बना लो, अगर कंफ्यूजन होती है तो ये टेबल की फॉर्म में, ठीक है। H कितने हैं LHS पे, अभी तो डैश है, अभी तो यहाँ पे 2 ही हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन भी 2 ही हैं LHS पे। RHS पे H कितने हैं 2, O कितने हैं 1। अब देखो ये बैलेंस नहीं है, ये बैलेंस नहीं है। इसको बैलेंस करने के लिए आपको O की तरफ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। RHS पे 2 से मल्टीप्लाई मतलब RHS पे कौन सा O है, ये है, इसके आगे हमें 2 लिखना पड़ेगा। अब इसके आगे जब 2 लिखा तो हाइड्रोजन भी 2 से गुना हो गया, हाइड्रोजन अब 4 हो गए। तो यहाँ अब ऑक्सीजन तो बराबर हो गए, हाइड्रोजन को बराबर करने के लिए इसके आगे 2 लगाना पड़ेगा। तो इस बॉक्स में क्या आ जाएगा 2, तो इस बॉक्स में आंसर आ गया 2। इस टाइप का इक्वेशन प्लायो में था, तो जिन्होंने सॉल्व किया है उन्हें पता होगा, है ना। बेटा पर्सनल चैट्स जो हैं वो आप बाद में कर लीजिएगा प्लीज, यहाँ पे ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संतुलन करने के, बैलेंस करने के बहुत क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिस करके ही समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो चलिए आगे भी और बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास हैं बैलेंस करने के लिए, आगे देखेंगे। तो अगले कंसेप्ट पर बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं। अभी हमने देखा रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, रासायनिक समीकरण के रूप में कैसे लिखते हैं, संतुलित क्या है, असंतुलित क्या है। अब अलग अलग प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं, उसमें सबसे पहले संयोजन, फिर वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, उपचयन और अपचयन, और ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं, इन सबको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया। संयोजन मतलब कॉम्बिनेशन
मतलब जुड़ना, दो चीजों के मिलने से जब कुछ बनता है तो वो संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ये परिभाषा है कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक एक उत्पाद बनाते हैं उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसकी पहचान ये है कि LHS पे हमेशा दो या दो से ज्यादा हमारे पास रिएक्टेंट्स हो सकते हैं, अभिकारक हो सकते हैं, लेकिन RHS पे हमेशा एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सी संयोजन अभिक्रिया है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, RHS देखो अगर एक ही प्रोडक्ट है मतलब वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, इसके उदाहरण देखते हैं। हमने वीडियो में भी डिस्कस किए थे, ये मैग्नीशियम रिबन का जलना पहले भी आया था, मैग्नीशियम रिबन का दहन, Mg जमा O2, MgO देखो एक ही उत्पाद बन रहा है, सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब ये संयोजन अभिक्रिया है, दो चीजों के मिलने से बन रहा है। कोयले का दहन, कोयला जलता है ऑक्सीजन के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड देता है, तो इसमें भी सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, एक ही उत्पाद बन रहा है, तो ये भी संयोजन अभिक्रिया है। तो सबसे पहले अगर आपको पहचान करनी है संयोजन है या नहीं है तो सीधा उसका प्रोडक्ट देखो, एक ही प्रोडक्ट है मतलब संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, अब इस अभिक्रिया में, इन अभिक्रिया में हमें ये प्रोडक्ट तो मिल रहा है, इसके साथ साथ हमें एनर्जी भी मिलती है, ऊर्जा भी मिलती है या ऊष्मा भी मिलती है ना। तो वो अभिक्रियाएं जिनमें हमें प्रोडक्ट के साथ साथ ऊष्मा भी मिलती है उन्हें हम ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा क्षेपी, ठीक है, जहां पे भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, जैसे हम कोयला जलाते हैं तो हमें ऊर्जा मिलती है ना बहुत सारी, तो वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। पेट्रोल जलता है उससे हमें ऊर्जा मिलती है, व्हीकल चलता है उससे, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है ना। तो इस तरीके से जिसमें भी ऊर्जा उत्पन्न हो रही है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। कोयला जलने से बहुत सारी ऊर्जा हमें मिलती है, उसका हम यूज करते हैं अलग अलग पर्पसेस के लिए, तो ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, तो संयोजन अभिक्रिया का बेस्ट ये हिंट है कि आप प्रोडक्ट देखो, एक ही प्रोडक्ट मिलेगा तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन संयोजन अभिक्रिया है। ऊर्जा प्रोड्यूस हो रही है, उत्पन्न हो रही है, तो वो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, तो कई सारी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आपको ऊष्मा क्षेपी मिलेंगी, मतलब एक्सोथर्मिक मिलेंगी, एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो ये संयोजन अभिक्रिया। इसके बाद अगले प्रकार की अभिक्रिया है वियोजन। ये संयोजन से बिल्कुल उल्टा है। संयोजन था कॉम्बिनेशन, ये है डीकंपोजिशन। संयोजन था जुड़ना, ये है टूटना। तो जहां पर भी एक अभिकारक होता है टूट के दो या दो से ज्यादा उत्पाद बनाता है वो हमारी वियोजन अभिक्रिया होती है। यहाँ पे एक रिएक्टेंट है और एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। तो इसकी पहचान करनी है तो आप लेफ्ट हैंड साइड देखो, रिएक्टेंट्स की साइड देखो, एक ही रिएक्टेंट है तो वो वियोजन अभिक्रिया है, डीकंपोजिशन रिएक्शन है। ओके, हाँ जी, तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इसलिए मैं टर्मिनोलॉजी थोड़ी थोड़ी इंग्लिश में दे रही हूँ, है ना। अच्छा, जब हम माचिस जलाते हैं, माचिस का मसाला होता है, या फिर बम, दिवाली पे बम बम फोड़ते हैं तो उसमें ये लेड नाइट्रेट होता है। जब हम इसको जलाते हैं, जलाने के लिए हम ट्रायंगल का सिंबल भी देते हैं कि हम इसको हीट दे रहे हैं, तो लेड ऑक्साइड बनती है, ऑक्सीजन बनती है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। तो इसमें आप देखो एक रिएक्टेंट है और इसको जब हमने हीट किया, इसको ऊष्मा दी, यहाँ लिखा हुआ है ऊष्मा देते हैं जब हम, तो ये टूट जाता है तीन हिस्सों में। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया हो गई? वियोजन, डीकंपोजिशन, क्योंकि ब्रेकिंग हो गई, टूट गया, है ना। तो इसकी पहचान ये है कि सिंगल रिएक्टेंट मिलेगा आपको। ठीक है, और इसमें किसी भी चीज को तोड़ने के लिए हमें ऊष्मा लगानी पड़ती है, ऊष्मा देनी पड़ती है। तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं जो हैं वो अधिकतर ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं होती हैं। ऊष्मा शोषी यानी कि एंडोथर्मिक, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं होती हैं ये, यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन होती हैं, क्योंकि इसमें एनर्जी मिलती नहीं है बल्कि एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। ठीक है, एंडोथर्मिक, जिसमें ऊष्मा देनी पड़ती है वो एंडोथर्मिक ऊष्मा शोषी, जिसमें ऊर्जा मिलती है वो एक्सोथर्मिक यानी ऊष्मा क्षेपी, जिसमें एक ही प्रोडक्ट बनता है वो कॉम्बिनेशन मतलब कि संयोजन, और जिसमें एक रिएक्टेंट था एक उससे प्रोडक्ट्स बनते हैं तो वो डीकंपोजिशन यानी वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो ये वियोजन अभिक्रिया है। इसका उदाहरण एक तो हमने देख लिया है, बाकी देखते हैं। हाँ, ये है, देखो यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड रखा हुआ है। जब इस पे सनलाइट पड़ती है तो सन के लाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, तो सन की एनर्जी मिल रही है इसमें। ठीक है, तो सिल्वर और क्लोरीन में ब्रेक हो जाता है। यहाँ देखो एक ही रिएक्टेंट है वो टूट रहा है, तो ये वियोजन अभिक्रिया है। इसका यूज हम करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। ठीक है, जब सन
की लाइट पड़ती है इस सिल्वर क्लोराइड पे, तो ये पहले व्हाइट कलर का था, बाद में ग्रे कलर का हो जाता है, क्योंकि सिल्वर ग्रे होती है ना, तो पहले ये व्हाइट था, ठीक है। अब ये ग्रे हो गया सिल्वर की वजह से, ठीक है। तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इस AgCl से ये बन रहा है, ये श्वेत शाम श्वेत फोटोग्राफी, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है। यहाँ सिल्वर क्लोराइड की जगह सिल्वर ब्रोमाइड भी होगा, तो यही सिल्वर और ब्रोमीन मिल जाएगा हमें, ठीक है। दूसरा उदाहरण है जल का विद्युत अपघटन, मतलब जल, पानी से जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, ये पानी है, इसमें इलेक्ट्रोड्स लगा रखे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करी तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिल जाती है, ठीक है। इसको बैलेंस करके दिखा रखा है, देखो 2 मोल हाइड्रोजन मिलेंगे, 1 मोल ऑक्सीजन मिलेगी, 2H2O है। तो जल से जब विद्युत पास की जाती है तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाती है, तो ये भी वियोजन अभिक्रिया है। एक सिंगल रिएक्टेंट था इसमें भी, तो ये वियोजन अभिक्रिया डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। तो पीछे हमने जब लेड नाइट्रेट था उसमें उसको गर्मी ऊष्मा दी थी, यहाँ पे सनलाइट की फॉर्म में एनर्जी दी थी, और यहाँ पे जल के विद्युत अपघटन में विद्युत के रूप में, इलेक्ट्रिसिटी के रूप में ऊर्जा दी है। तो वियोजन करने के लिए, तोड़ने के लिए हमने किसी ना किसी रूप में ऊर्जा दी है इन सबको, है ना। समझ में आया? कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, गेट सेट गो। फेरस सल्फेट के तीव्र ताप से एक भूरे रंग के ठोस और 2 गैसों का निर्माण होता है। मतलब कि जब हम फेरस सल्फेट को बहुत ज्यादा हीट कर देते हैं, मतलब उसको हीट दे देते हैं, तो उससे हमें एक ब्राउन कलर का सब्सटेंस मिलता है और 2 गैसेस मिलती हैं। ये रिएक्शन किस टाइप की होगी? ये विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट है, वियोजन यानी डीकम्पोजिशन है, संयोजन मतलब कॉम्बिनेशन है, ऊष्माशोषी मतलब कि एंडोथर्मिक है, ये बताना है आपको। देखो इसमें फेरस सल्फेट था, फॉर्मूला इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, सपोज ये फेरस सल्फेट था, ठीक है। इसको जब हीट दी हमने, हीट दी रिएक्शन करके, तो हमें क्या मिला? एक ब्राउन कलर का सॉलिड मिल गया, प्लस 2 गैसेस मिल गई, है ना। तो इसमें देखो एक रिएक्टेंट है और बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया हो गई? और इसके साथ साथ हीट हम इसको दे रहे हैं, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया हो गई? आपको ये देख के बताना है, ठीक है। जल्दी से आंसर करेंगे, शाबाश शाबाश। 2 ऑप्शंस भी हो सकते हैं इसके आंसर में, बी तो ठीक बता रहे हैं सभी, इसके अलावा एक और ऑप्शन भी इसमें से ठीक है, क्योंकि ऊष्मा भी दे रहे हैं ना हम इसको। वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। दीपक, सुनील, मोहित, अमन, उमंग, बहुत बढ़िया। अलका, दीपक, हाँ जी, बी ऑप्शन के साथ एक और 2 ऑप्शंस करेक्ट हैं इसमें, ध्यान से देखो। चलें देखें आंसर। तो इसके आंसर हैं बी यानी डीकम्पोजिशन, वियोजन, और डी यानी ऊष्माशोषी, क्योंकि इसमें हम ऊर्जा दे भी रहे थे, गर्म किया था ना हमने इसको तीव्र ताप से, स्ट्रॉन्ग हीटिंग। तो इसमें एंडोथर्मिक वाला ऑप्शन भी आपको देना है साथ में, बी और डी दोनों। वेरी गुड, जिन्होंने बी और डी दोनों कहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा क्लैप, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अभी तक के कंसेप्ट्स इसका मतलब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं, देख के बहुत अच्छा लग रहा है बच्चों, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बड़ा है, इसको देख के घबराना नहीं होता, क्वेश्चन पढ़ना होता है, आता है आपको, बस उसको पढ़ के समझने की कोशिश करो। निम्नलिखित कथन का रासायनिक समीकरण में अनुवाद करो और फिर उसे संतुलित करो और अभिक्रिया का प्रकार बताओ। ये स्टेटमेंट है, इससे इक्वेशन लिखनी है और उसको बैलेंस करना है। हाइड्रोजन गैस नाइट्रोजन के साथ मिलकर अमोनिया बनाती है। हाइड्रोजन गैस नाइट्रोजन के साथ मिलकर अमोनिया बनाती है, ठीक है। बैलेंस आपने करना है, प्रैक्टिस करना। अभी मुझे आप ये बताओ कि ये किस टाइप की रिएक्शन है, किस प्रकार की अभिक्रिया है। यहाँ पे देखो प्रोडक्ट एक ही है, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? जल्दी से इसका आंसर देंगे, इसका आंसर देंगे जल्दी से। अब देखो किस प्रकार की अभिक्रिया है ये, इसमें एक ही प्रोडक्ट बन रहा है ना।
तो किस प्रकार की अभिक्रिया है जल्दी से? हाँ जी, सी संयोजन, वेरी गुड। टीना, अमन, अमन, कार्तिक, रवि, मोनू, योगेश, कुसुम, ज्योति, वेरी गुड। ठीक है, आंसर देखें। आंसर देखें। हाँ जी, सी ऑप्शन इज द आंसर। सही जवाब संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सही जवाब देने वालों के लिए इट वॉज ऑसम, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट। सॉरी, हाँ जी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसके बाद नेक्स्ट है। स्क्रीन दिख रही है अब आपको? तो डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन। इसमें क्या होता है, एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित कर देता है। मान लो आप बेंच पे बच्चे बैठते हैं स्कूल में, दो बच्चे बेंच पे बैठे हैं, बी और सी। एक बच्चा आया, ए कहता है बी को हट जा, ये मेरी सीट है। तो वो कह रहा है बी मैं तो नहीं हटूंगा, लेकिन वो कहता है हट जा। तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल था, वो क्या करता है, ए बी को हटा देता है, बी को कहता है तू जा अलग सीट पे बैठ। बी बेचारा अलग सीट पे बैठ जाता है और ये ए और सी साथ में बैठ जाते हैं। तो यहाँ ए ने बी को हटा दिया, बी को विस्थापित कर दिया। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसमें जो ज्यादा ताकतवर है, मतलब ज्यादा रिएक्टिव जो धातु होती है, जो ज्यादा क्रियाशील धातु होती है, वो क्या करती है, कम रिएक्टिव धातु को उसकी जगह से हटा देती है। एक बेचारा अलग हो गया, तो इस अभिक्रिया में क्या होता है, एक अलग हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो कंपाउंड होता है इसमें से एक अलग थलग हो गया बेचारा, तो ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है आयरन, लोहा प्लस कॉपर सल्फेट। इनकी अभिक्रिया होती है जब हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन, यानी अगर कील को भी डालोगे तो ये जो कॉपर है बेचारा, आयरन इसकी जगह आ जाता है और कॉपर बेचारा अलग हो गया, अलग हो गया और आयरन यहाँ आ गया, आयरन सल्फेट बना लिया इसने। ठीक है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया जो है वो विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसमें ज्यादा क्रियाशील धातु जो है वो कम क्रियाशील धातु को हटा देती है और उसकी जगह पे आ जाती है। ठीक है, तो ये बी बेचारा अलग हो गया। इस प्रकार की अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसके बाद द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, दो बार अभिक्रिया, दो बार विस्थापन होता है। इसमें क्या होगा, अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होगा। जैसे कि हमारे पास ये एग्जाम्पल है, इसमें सोडियम आयन है यहाँ पर और यहाँ पे बेरियम आयन है। तो सोडियम बेरियम को हटा देगा और बेरियम सोडियम को हटा देगा। तो यहाँ सोडियम की जगह देखो बेरियम सल्फेट आ गया सल्फेट के साथ, और यहाँ क्लोरीन के साथ बेरियम की जगह अब सोडियम आ गया, सोडियम क्लोराइड बन गया। तो इसमें दोनों ने एक दूसरे को हटा दिया, दो विस्थापन हो गए। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट हुई है, दो बार विस्थापन हुआ है। द्वि का मतलब दो और विस्थापन का मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ है। इस प्रकार की अभिक्रिया डबल डिस्प्लेसमेंट होती है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब हटाना, सिंगल एक ही को हटाया, एक बेचारा अलग हो गया तो वो सिंपल विस्थापन है। अगर दोनों का एक्सचेंज हो गया आपस में तो वो द्विविस्थापन है। ठीक है, यहां देखो ए और डी। ठीक है, ए पहले बी के साथ था, अब ए सी के साथ है, और डी पहले सी के साथ था, अब डी बी के साथ है ना। तो इन्होंने आपस में एक दूसरे की जगह को एक्सचेंज कर लिया। इस प्रकार की अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। ये फ्रेमवर्क है, आप फ्रेमवर्क को ध्यान रखना। अब कुछ क्वेश्चन आपके लिए, इसको ट्राई करेंगे। देखो स्टेटमेंट ज्यादा है पेपर में, इसी तरीके की स्टेटमेंट आती है। इस स्टेटमेंट को देख के घबराना नहीं है आपने, इसको देखना है, इक्वेशन में चेंज करना है। इक्वेशन में चेंज कर दिया मतलब सिंपल हो गया, और फिर आपने अपने क्वेश्चन का आंसर दे देना है। तो ध्यान से पढ़ो। पहले थर्मेट अभिक्रिया में आयरन ऑक्साइड
एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करता है। आयरन ऑक्साइड मतलब Fe2O3 एल्यूमिनियम के साथ यानी Al के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है। और पिघला हुआ लोहा Fe, ठीक है, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देता है Al2O3, ठीक है। इसका यूज हम करते हैं वेल्डिंग में, पिघला हुआ लोहा मिल जाता है ना। तो संतुलित तो चलो आप प्रैक्टिस करना इसकी, आप मुझे अभिक्रिया का प्रकार बताएं इसमें। इसमें देखो पहले एल्यूमिनियम अलग था, अब बेचारा लोहा अलग हो गया। अब बेचारा लोहा अलग हो गया मतलब कि एल्यूमिनियम ज्यादा शक्तिशाली था। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? जल्दी से आंसर देंगे, जल्दी से आंसर देंगे। पहले एल्यूमिनियम अकेला था लेकिन अब बेचारा आयरन अकेला हो गया। किस प्रकार की अभिक्रिया है ये? विस्थापन, वियोजन या संयोजन? जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर करेंगे। ए विकास, बी वियोजन में तो बेटा रिएक्टेंट की साइड पे एक ही चीज होती है। यहां देखो रिएक्टेंट में भी दो है, प्रोडक्ट में भी दो है, तो ना तो ये संयोजन हो सकता है ना वियोजन हो सकता है ना। ना तो ये संयोजन हो सकता है ना वियोजन हो सकता है, क्योंकि संयोजन में लेफ्ट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड पे एक होता है और वियोजन में राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे एक होता है। हाँ जी, वेरी गुड, ए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे आंसर्स, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। Clapping for all A's. A is the correct answer. Very good. इतनी सारी क्लैपिंग्स आ गई अब आप सबके लिए। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये अब आपको चित्र दिख रहा है एक। अब चित्र को देख के आप कहोगे हमें तो नहीं आता। नहीं भाई, कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से देखना है। ठंडे दिमाग से अगर देखोगे तो आपको आता है सब कुछ। राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन शोन इन फिगर। इसमें देखो आयरन नेल को कॉपर सल्फेट में डाला, थोड़ी देर बाद कॉपर डिपॉजिट हो गया और आयरन सल्फेट बन गया। तो ये कैसी रिएक्शन हो गई? पहले क्या था? आयरन प्लस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था, क्या बना? कॉपर डिपॉजिट हो गया, अलग हो गया, प्लस इस तरफ FeSO4 बन गया। तो अब ये बताओ किस प्रकार की अभिक्रिया हुई? पहले आयरन अकेला था, अब बेचारा कॉपर अलग हो गया, कॉपर को अलग कर दिया, है ना। ये वैसे हम एग्जाम्पल डिस्कस कर चुके हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि विस्थापन अभिक्रिया है ये, ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया। ओके, एक और एग्जाम्पल, बहुत सारे क्वेश्चंस दे दिए इसके बेसिस पे। तो ये थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है ना, तो इसके लिए हमने कहा थोड़े से क्वेश्चंस और देख लेते हैं, ठीक है। ये भी स्टेटमेंट के फॉर्म में है। स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चंस बोरिंग तो बहुत लगते हैं, लेकिन सॉल्व करना जरूरी है। प्रैक्टिस तो तभी होगी ना जब सॉल्व करोगे। तो इसमें क्या है? बेरियम क्लोराइड अमोनियम सल्फेट के साथ क्रिया करके बेरियम सल्फेट और अमोनियम क्लोराइड बनाता है ना। तो बेरियम क्लोराइड फॉर्मुलेज वैसे आपने 9th क्लास में सीखे थे। ऊपर लिखूं वैसे मैं, है ना, यहाँ पे दिखेगा नहीं आप लोगों को, तो रुकिए एक मिनट। बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस एमोनियम होता है NH4 सल्फेट होल ट्वाइस, ठीक है। ये अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट और अमोनियम क्लोराइड NH4Cl दे रहा है, ठीक है। तो किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखो, संयोजन या वियोजन नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों तरफ किसी में भी एक एक नहीं है, दोनों तरफ दो दो है, ठीक है। और अकेला भी किसी कोई भी नहीं छूटा इसमें, तो दो ही हैं और बाद में भी दो ही बन रहे हैं। तो इसलिए ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? देखो, विस्थापन
अवक्षेपण, संयोजन या द्विविस्थापन। अच्छा, एक और चीज थी कि जो विस्थापन, ये जो द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है ना, इसके अंदर क्या होता है, एक मिनट, द्विविस्थापन अभिक्रिया में हमेशा एक प्रोडक्ट जो ऐसा बनता है जो कि इनसॉल्युबल होता है, अघुलनशील होता है, इसको हम अवक्षेप कहते हैं। अघुलनशील चीज बनती है हमेशा डबल डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है, जिसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो इसलिए ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है ना, इसे अवक्षेपण या प्रेसिपिटेशन भी कहते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन आया तो मुझे ध्यान आ गया, मैं पहले बताना भूल गई थी आपको। तो हम उसी क्वेश्चन पे चलते हैं दोबारा से। तो इसमें बताओ, ये अभिक्रिया मैंने ऊपर लिख दी है, किस प्रकार की अभिक्रिया है? विस्थापन है, कोई भी अकेला नहीं छूटा, अवक्षेपण है, संयोजन है या द्विविस्थापन है? ऑप्शंस दो आंसर्स हो सकते हैं इसमें भी। हैकर्स अपने माइंड को हैक करके उसके अंदर ये कंसेप्ट्स घुसाएं प्लीज। हाँ जी, देखते हैं आंसर। तो आंसर इज ऑप्शन बी, अवक्षेपण यानी प्रेसिपिटेशन, एंड फोर्थ द्विविस्थापन यानी डबल डिस्प्लेसमेंट। ओके, क्लियर, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत एक्यूरेसी से आंसर्स दे रहे हैं बेटा आप लोग। तो बहुत बिग राउंड ऑफ अप्लॉज आप सबके लिए। अब ये लास्ट टाइप की रिएक्शन हमारे पास आती है, इसे हम कहते हैं उपचयन एवं अपचयन अभिक्रियाएं, यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, ठीक है। इसमें दो अभिक्रियाएं हैं, उपचयन और अपचयन। तो उपचयन क्या होता है? उपचयन को इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीजन ऐड हो जाती है। जब किसी चीज में ऑक्सीजन ऐड होती है या हाइड्रोजन माइनस होती है तो उसे हम ऑक्सीडेशन यानी उपचयन कहते हैं। जैसे यहां इस अभिक्रिया में देखो, कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो गई और कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, ऑक्सीजन ऐड हो गई तो ये उपचयन है। ऐसे ही यहां देखो, ये हाइड्रोजन सल्फाइड था और हाइड्रोजन इसमें से हट के यहां सल्फर बन गया, तो इसमें हाइड्रोजन की कमी हो गई, हाइड्रोजन का ह्रास हो गया, तो ये भी उपचयन है। तो मतलब ऑक्सीजन गेन होता है, हाइड्रोजन लॉस होता है, ठीक है। ऑक्सीजन बढ़ जाता है ऑक्सीडेशन में, हाइड्रोजन कम हो जाता है, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन होता है। इसी तरीके से दूसरी अभिक्रिया जो है वो होती है अपचयन अभिक्रिया। अपचयन में क्या होता है, ये साइज थोड़ा सा छोटा कर रही हूं मैं बार बार आपके लिए, पूरा साइज दिख नहीं रहा। अपचयन में क्या होता है, रिडक्शन कहते हैं इसको। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन कम हो जाती है, ठीक है, और हाइड्रोजन बढ़ जाती है, ठीक है। हाइड्रोजन बढ़ती है और ऑक्सीजन कम होती है। जैसे यहाँ जिंक ऑक्साइड था, इसमें से ऑक्सीजन हट गई और जिंक बन गया, तो इसका क्या हुआ, रिडक्शन हो गया, अपचयन हो गया, और ये जो बीच में बचा ये रिड्यूसिंग एजेंट बन गया। और नाइट्रोजन था, इसके साथ हाइड्रोजन ऐड हो गई, हाइड्रोजन बढ़ गई, तो ये क्या हो गया, अपचयन हो गया, ठीक है। उपचयन अपचयन, बेटा उपचयन अपचयन थोड़ा ध्यान से समझेंगे क्योंकि कंफ्यूजन है। अच्छा, एक बच्चे ने पूछा है प्रेसिपिटेशन क्या होता है। इसमें मैंने आपको डबल डिस्प्लेसमेंट में अभी बताया कि जब दो चीजें बनती हैं तो एक प्रोडक्ट जो है वो इनसॉल्युबल बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है। तो इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अधिकतर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी होती है क्योंकि उसमें प्रेसिपिटेट बनते हैं, ठीक है। अब अपचयन उपचयन हमने बताया, होता क्या है नॉर्मली, ये उपचयन और अपचयन एक ही रिएक्शन में दोनों एक साथ होते हैं, तो इसलिए हम इसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेड फ्रॉम रिडक्शन एंड ऑक्स फ्रॉम ऑक्सीडेशन, तो ये मिलके बनती है रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो वो रिएक्शंस जिसमें अपचयन और उपचयन एक साथ होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है। यहां देखो, इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन कम हो रहा है तो ये अपचयन यानी रिडक्शन हो गया। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है यानी ये ऑक्सीडेशन यानी उपचयन हो गया, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। इसकी और ज्यादा बेटा कोशिश करेंगे, एक बार बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है।
और ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस देख के। अब ये क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित अभिक्रिया में ऑक्सीकारक मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखना है। देखो ये रिएक्शन है हमारी H2S प्लस I2 से हमें HI और S मिला। तो ये जो S था यहां पर, इसमें से हाइड्रोजन हट गया और खाली S बन गया। हाइड्रोजन कम हो गई मतलब ये ऑक्सीडेशन हो गई। ठीक है, जिसकी ऑक्सीडेशन हुई है उसके साथ वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो यहां पर I2 विल बी द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये आंसर होगा, ये मैंने आपको बता दिया क्योंकि पीछे मैंने आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं बताया था। ठीक है, तो पहले आप पहचान करोगे कि ऑक्सीडेशन किसकी हुई है। ठीक है, फिर उसके साथ वाला जो होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन के साइज को देख के घबराना नहीं है, अच्छे से पढ़ना है और आंसर करना है। दी गई अभिक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसमें से कौन सा कथन ठीक है इस अभिक्रिया के बारे में। अभिक्रिया क्या है, Fe प्लस H2O, Fe3O4 और H2। तो इसमें देख लो, पहले अलग से लिख दें यहाँ पे Fe प्लस H2O, बैलेंस वाला नहीं लिख रही क्योंकि हमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन ही देखना है। Fe3O4 प्लस H2। तो इसमें आयरन में ऑक्सीजन ऐड हुई है तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया, और यहां वाटर में से ऑक्सीजन हट गई तो इसका रिडक्शन हो गया। ठीक है, तो अब देखो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। ऑक्सीडेशन मतलब उपचयन, ये भी याद रखना है। रिडक्शन का मतलब अपचयन। ठीक है, तो आयरन का देखो उपचयन हुआ है, कौन सा ऑप्शन है, आयरन का उपचयन हो रहा है। ठीक है, पानी का अपचयन हो रहा है, पानी का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, पानी का उपचयन हो रहा है, गलत। Fe का उपचयन हो रहा है, इसको अपचयन लिखना चाहिए था, रिड्यूस्ड। ठीक है, तो कौन से ऑप्शंस ठीक है, फर्स्ट और सेकंड। तो आंसर हमारा क्या रहेगा, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड जो कि सी ऑप्शन है। वेरी गुड, रजनी ने बहुत अच्छा आंसर, मोहित बहुत अच्छे आंसर, शाबाश। आप बिना पूछे भी आंसर्स दे रहे हो बच्चों, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट, क्लैपिंग। बिना पूछे भी आंसर कर दिया, क्लैपिंग तो बनती है, बहुत बढ़िया। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट, हम अपने चैप्टर के एंड पे ही हैं लगभग, संक्षारण यानी कोरोजन। संक्षारण क्या होता है, जब कोई धातु जैसे लोहा है, चांदी है, कॉपर है, ये अपने आसपास के वातावरण के संपर्क में आते हैं तो वातावरण में गैसेज होती हैं, अम्ल होते हैं, आर्द्रता होती है, उसके साथ ये संपर्क में आते हैं तो अभिक्रिया करके संक्षारित हो जाते हैं, इनका सरफेस खराब हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम संक्षारण यानी कोरोजन कहते हैं। जैसे ये चांदी का सिक्का था, ये क्या हुआ, अपने आसपास के वातावरण में के संपर्क में आने से इसके ऊपर सिल्वर सल्फाइड की लेयर बन जाती है, जिसकी वजह से ये चांदी काली पड़ जाती है, हम कहते हैं, है ना। इसी तरीके से कॉपर जो है, इसके ऊपर हरे रंग की परत आ जाती है, कॉपर भी संक्षारित हो जाता है। और ये देखो लोहा, लोहे पे तो जंग लग रहा है आपने, बहुत कॉमन है ये, तो हम देखते ही रहते हैं। तो ये भी अपने आसपास के एयर के संपर्क में आके उसके साथ ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो ये भी संक्षारण का ही उदाहरण है। तो संक्षारण में क्या होता है, हमारी धातु का जो सरफेस है वो खराब हो जाता है। ठीक है, इससे बचने के लिए हम इन सरफेसेस पे ऑयल करें या फिर इनको ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचाएं, इनको पेंट किया जाए, ग्रीस की जाए, ग्रीस वगैरह करके हम मशीनों में जो है जंग लगने से रोक लेते हैं, है ना। तो ये सब तरीके हैं, सेकंड चैप्टर में भी हम इसको पढ़ने के तरीके, इसको रोकने के तरीके देखेंगे। ठीक है, इसके बाद हमने मेटल की बात की, धातु की बात की। खाना भी जब हम खुले में छोड़ देते हैं तो वो इस प्रकार से खराब हो जाता है, जैसे इसके ऊपर फफूंदी सी लग गई, ऐसा लग रहा है ये चिप्स थे पहले फ्रेश होंगे, अब ये जो है वो बासी से लग रहे हैं, है ना। तो बासीपन भी कहते हैं विकृत गंधिता को। तो तेल युक्त या वसा युक्त जो खाने का सामान होता है, जब ये आसपास की एयर के साथ रिएक्शन करता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, उपचयित हो जाता है, तो खाद्य सामग्री का स्वाद भी बदल जाता है, उसकी गंध, टेस्ट भी बदल जाता है और उसकी स्मेल भी बदल जाती है। इसको हम विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है, अच्छा, चिप्स हमारे कब फ्रेश रहते हैं, आपने देखा होगा
कि हम कैसे रोकते हैं विकृत गंधिता को। बताओ कैसे रोक सकते हो चिप्स को, कैसे बचा सकते हो। जो बड़ी बड़ी कंपनी वाले होते हैं, लेज वाले या कोई भी कौन कौन है, बिंगो हैं, तो इनके कैसे ताजा रहते हैं, क्या करते हैं ये ऐसा, पैकेट के अंदर क्या होता है, पैकेट के अंदर से वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को हटा के नाइट्रोजन गैस लगा देते हैं ताकि ऑक्सीडेशन ना हो हमारे खाद्य पदार्थ का, और बच जाता है खाद्य पदार्थ खराब होने से, है ना। तो यहाँ पे ऑक्सीजन को हटा के नाइट्रोजन डाल दिया जाता है। यहाँ हम वायुरोधी, मतलब ऐसे डब्बे, जैसे बिस्किट कोई आया मेहमान, हमने बिस्किट उनके सामने रखे और फिर वहीं पे खुले छोड़ दिए, तो क्या होता है वो थोड़े टाइम बाद सिल जाते हैं, मतलब विकृत गंधिता हो जाती है, खराब हो जाते हैं, रेंसिड हो जाते हैं। अगर हम साथ के साथ डब्बे में बंद करके रख दें एयर टाइट कंटेनर में, तो वो ठीक रहते हैं, है ना। एक और चीज है कि जिस चीज को हम फ्रीजर में रख सकते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं, तो उसको भी हम फ्रिज में रख के बचा सकते हैं, क्योंकि तापमान कम होने पर विकृत गंधिता कम हो जाती है। तापमान बढ़ता है तो विकृत गंधिता ज्यादा हो जाती है, इसलिए गर्मी के मौसम में सामान जल्दी खराब होता है, तो फ्रिज में रख के भी हम विकृत गंधिता को रोक सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ उपाय थे विकृत गंधिता को रोकने के लिए। अब एक क्वेश्चन इसके बेसिस पे देख लेते हैं, बहुत सिंपल। लास्ट हम अब अपने सेशन के एंड पे ही हैं। तेल के नमूने को लंबे समय तक ताजा बनाए रखने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, अभी अभी डिस्कस किया था, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम का, हीलियम या नाइट्रोजन का। जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर देंगे ए बी सी डी, ए बी सी डी, कि तेल के नमूने को या फिर खाद्य पदार्थ को ताजा बनाए रखने के लिए कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है, जल्दी से बताएं। हाँ जी, शाबाश, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इससे मुश्किल मुश्किल क्वेश्चंस का आपने बहुत अच्छे से आंसर दिया है। यस, हाँ जी, तो इसका आंसर चेक करते हैं। इसका आंसर है, इसका आंसर है ऑप्शन डी। वेरी गुड, जिन्होंने भी डी आंसर दिया उनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, मैनी मैनी क्लैपिंग्स। ऑप्शन डी, हीलियम और नाइट्रोजन इज द आंसर। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। बहुत अच्छा साथ दिया आपने पूरी क्लास में, बहुत अच्छे से सुना, बहुत अच्छे से आंसर किया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा और आप इस चैप्टर को दोबारा से पढ़ेंगे, क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं उतना ज़्यादा परत करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान, है ना। पत्थर पे अगर एक रस्सी बार बार जाती है तो पत्थर पे भी निशान पड़ जाता है। हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम क्या नहीं कर सकते, है ना। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, और डाउट्स पूछते रहना है। जितने ज़्यादा करोगे तभी तो डाउट्स आएंगे, और पूछोगे तभी क्लियर होंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। आपको अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और एंड में फिर से बहुत बहुत धन्यवाद सभी का जुड़ने के लिए।